तो वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा हमने कल डिस्कस किया था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का, वो बेसिकली नेशनलिस्ट मूवमेंट आप कह सकते हैं, जो हमारे 1905 से आफ्टर बंगाल पार्टीशन हमने 1919 या 1917 तक बात की थी। और हमने ये डिस्कस किया था कि जो हम बात कर रहे हैं वो हम इस तरह बात कर रहे हैं कि 1905 में हमारा पार्टीशन हुआ, 1917 में गांधी जी इंडिया में आए हैं, तो इनकी जो एक्टिविटीज है वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है। इसके बाद की जो एक्टिविटीज रह जाती हैं वो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट ऑफ महात्मा गांधी चलती है साथ साथ। तो ये हमने यहाँ तक कवर किया था। मुझे जरूर उम्मीद है कि आप सबको याद होगा, और जिनको ये नहीं पता तो प्लीज लास्ट वीडियो पर जरूर देख लीजिए। तो इसके अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे क्या था बेसिकली, अब 1917 में गांधी जी इंडिया में आ जाते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था। तो आज हम एक बार गांधी जी के बारे में बात करते हैं। गांधी जी का बर्थ होता है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। उसके बाद ये लीगल एजुकेशन लेते हैं ब्रिटेन में, और वहां से प्रैक्टिस करने जाते हैं साउथ अफ्रीका में। ओके, तो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करने के टाइम ही यहाँ वहां पे कुछ ना कुछ नॉन वायलेंस के, वहां पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है ये उसके ऊपर आवाज उठाते हैं। जैसे आप सबने एक बार इंसिडेंट सुना होगा कि इनको चलती ट्रेन से बाहर घेर दिया जाता है ना। तो वहां पे कुछ एक्टिविटीज हो रही होती हैं जो ये नॉन वायलेंस के थ्रू उसका सोल्यूशन लेके आते हैं। अंडरस्टूड। तो यही चीज अब मैं इंडिया, अगर यहाँ की बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में भी कुछ सिमिलर इंसिडेंट हुए थे, जैसे इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, मोपलर रिवोल्ट हुआ था आपका। तो जब गांधी जी 1917 में इंडिया में आते तो आते कैसे हैं? एक चंपारण जगह पड़ती है बिहार में, चंपारण। चंपारण बिहार में, वहां पे पीजेंट्स हैं जो वो अपनी जो भी खेती करते हैं, तो उनको ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस जो है वो फोर्स करते हैं कि आप अपनी 3/20 लैंड पे इंडिगो प्लांट करो, ओपीएम प्लांट करो। अंडरस्टूड। और उसका रेट भी गवर्नमेंट ने जो तय किया उस पे बेचो। तो इससे ये पीजेंट्स काफी परेशान थे, क्योंकि इस ये उगाने के साथ उनकी जमीन या जो भी आप कह सकते हैं कि उपजाऊ रहती है उस पे भी इम्पेक्ट आता है। और इसमें कुछ प्रॉफिट परसेंट या जो उनकी लिविंग के लिए जरूरी है मिनिमम, जैसे आज के डेट में एमएसपी की बात करते हैं, वो भी नहीं था। तो ये चीज देख के ये बड़ा, मतलब आप ये कह सकते हैं हरासमेंट होती है, एक्सप्लॉइटेशन हो रही होती है पीजेंट्स की। तो ये गांधी जी का साउथ अफ्रीका में देख के गांधी जी को अप्रोच करते हैं कि आप यहाँ पे आइए और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो गांधी जी इंडिया आते हैं, इनको देखते हैं कि इनका क्या इशू है, और ये इनके साथ मिलके नॉन वायलेंस के तहत एक सत्याग्रह करते हैं, जिसको चंपारण सत्याग्रह हम कहते हैं। जिसमें ब्रिटिशर्स पहले तो इनको मना करते हैं कि आप चले जाइए चंपारण से, तो ये मना कर देते हैं जाने से। उसके बाद ब्रिटिशर्स एक कमेटी बनाते हैं, ठीक है। उस कमेटी के गांधी जी मेंबर होते हैं, और उस कमेटी के बनने के बाद जो पीजेंट्स का मसला होता है वो सोल्व हो जाता है, जिस वजह से ये सक्सेसफुल काउंट होता है सत्याग्रह। अब सेम अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक होती है, ये भी इसी साल में, मतलब उसके नेक्स्ट ईयर में 1917 की सत्याग्रह रहती है चंपारण की। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या होता है, वर्कर्स की मिल स्ट्राइक के मिल ओनर के साथ वो रहती है कि आप हमारे पैसे बढ़ाइए, वो हरास कर रहा होता है। तो वहां पे भी गांधी जी जाते हैं और वर्कर्स को कहते हैं 35% इंक्रीज वेज की डिमांड करो, अदरवाइज आप हड़ताल पे चले जाओ। तो ये सुन के वर्कर भी इनका सपोर्ट करते हैं, और गांधी जी वहां पे खुद धरने पे, आप कह सकते हैं अनशन पे बैठ जाते हैं कि मैं तब तक खाना पीना नहीं लूंगा जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं होती, मैं मर जाऊंगा। तो ये सुन के मिल ओनर भी मान जाते हैं कि ठीक है, लेट इट बी। और इसके साथ ये भी पॉपुलर हो जाती है स्ट्राइक। इसके बाद एक खेड़ा में होती है, जहाँ पीजेंट्स की गवर्नमेंट के साथ लड़ाई होती है। वहां पे भी गांधी जी इसी तरह इसी फॉर्मूले के साथ जाते हैं। वहां पे नई चीज खेड़ा में क्या होती है, वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के वहां पे फॉलोअर बन जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल गांधी जी को वहां पे ऑब्जर्व करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल का गांधी जी के साथ जो नोटिस होता है वो खेड़ा वाली सत्याग्रह में ही होता है, 1918 गुजरात में जो होती है। अंडरस्टूड। तो ये तो बात होगी गांधी जी की, कि गांधी जी जब इंडिया में है तो उनका इमीडिएट क्या हुआ। इस टाइम ये सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर उस एरिया में ही बात कर रहे थे, अदरवाइज उनको कोई नहीं जानता था। ओके, अगर यहाँ गए तो यही जानते हैं, यहाँ गए तो पर्टिकुलर इसीलिए जा रहे हैं, यहाँ गए तो इसीलिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब ये जा रहे हैं तो लोग जुड़ रहे हैं, तब उनको कोई नहीं जानता था। ओके, तो इसके बाद होता गया, अभी हम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ तक आपसे 17 तक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज रहती हैं पीपल्स की। तो उसका मतलब क्या होता है कि पीपल जो होते हैं वो, एक हॉर्नल मूवमेंट आती है हमारी इसी टाइम में, क्योंकि 1914 से 1919 आपको पता है वर्ल्ड वार चल रहा था, और ब्रिटिशर्स के मोटेग ने ये
प्रॉमिस नहीं किया था, उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम आपको इसके बाद एक गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देंगे, सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया को। तो इसके तहत होम रूल मूवमेंट चली थी, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू की थी। अंडरस्टूड। तो इसी के साथ साथ जब भी ये चीज चल रही थी, तो ये जैसे ही बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बसंत की होम रूल चल रही होती है, तो लोग काफी जुड़ते रहते हैं, ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। इसी के तहत नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ती जाती है। जैसे एक्सट्रीमिस्ट का सपोर्ट लोग ज्यादा करते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एज कम्पेयर टू मॉडरेट्स। इसी वजह से उन्हें लखनऊ सेशन में एक साथ ले आते हैं, लखनऊ में इसको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन पॉपुलरिज्म ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट के लिए जब सपोर्ट बढ़ता रहता है, तो एक्सट्रीमिस्ट जैसे नाम ही एक्सट्रीमिस्ट है, तो लोग सपोर्ट करते हैं इनको। तो इसके साथ ब्रिटिशर्स के लिए काफी इशू हो जाता है ये, कि कहीं पे भी जा रहे हैं, मास एजिटेशन हो रहा है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, वायलेंस हो रहा है, बुरी तरह से जो भी हो रहा है। तो वहां पे मार्च 1919 में ब्रिटिशर्स एक रोलेट एक्ट लाते हैं, जो कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक तो इनको ये सपने दिखा रहे थे कि हम आपको एक अच्छी गवर्नमेंट लाएंगे, और ऊपर से आप रोलेट एक्ट एकदम ले आए, जिसका किसी को पता भी नहीं है कि होता क्या है। उस टाइम इतनी न्यूज़पेपर वगैरह कुछ नहीं होता था, तो आपने अगर रोलेट एक्ट ले आए, तो लोगों को तो पहले पता ही नहीं था कि है क्या। अंडरस्टूड। तो रोलेट एक्ट आ जाता है कि लोग उम्मीद करते हैं हमारे अच्छे दिन आएंगे, अभी हमें गवर्नमेंट मिलेगी, हमें अपना फ्रीडम मिलेगी, और ऊपर से ये एक्ट आ गया। अब इस एक्ट का मतलब क्या होता है? और दूसरी चीज, जिनको पता था उन्होंने अपोज किया था, काउंसिल में जो जो मेंबर थे। इसका मतलब होता है सस्पेंशन ऑफ हैबस कोर्ट्स। ये पॉलिटी में आप सबने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने सुना होगा हैबस कोर्ट्स के। तो ये आप ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं हर सिटीजन ऑफ इंडिया के, और हर सिटीजन के। तो उसमें एक हैबस कोर्प्स को करके 4 वो रहते हैं। हैबस कोर्प्स का सस्पेंशन बेसिकली सिंपल लैंग्वेज है रोलेट एक्ट। सस्पेंशन ऑफ हैबस कोर्प्स इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रोलेट एक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट ने ऐसा रूल निकाला है कि वो किसी भी आदमी को, राह चलते आदमी को उठा सकती है, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी ट्रायल, उठा के जेल में डाल सकती है। उसमें आपको कोर्ट की सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई आपको वारंट नहीं चाहिए, कोई आपको गवाह नहीं चाहिए, कोई आपको कुछ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट अपने हिसाब से किसी को भी उठा सकती है, जेल में डाल सकती है। ये बेसिकली था रोलेट एक्ट। अंडरस्टूड। अब इस रोलेट एक्ट जैसे ही आता है, तो गांधी जी विद इन आफ्टर 1 मंथ इसका करते हैं अपोज, और हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि ये तो बड़ा गलत है, ये तो आना नहीं चाहिए, इससे तो हम जो भी कर रहे हैं हमें सबको जेल में डाल देंगे उठा के। और अगर आपके ऊपर ट्रायल नहीं हो रहा, कोई कोर्ट नहीं है, तो आप कितने टाइम अंदर रहेंगे, आपको किस चीज की सजा मिलेगी, ये तो कोई डिफाइन ही नहीं करेगा। आपको तो फांसी भी दे सकते हैं, क्योंकि जब कोई ट्रायल ही नहीं है, कोई कोर्ट ही नहीं है। तो ये इसका करते हैं अपोज, आप कह सकते हैं 6/4/1919 को। अंडरस्टूड। अब जैसे ही अपोज करते हैं, तो एक हफ्ते बाद, 6+7 की मैं बात करूं, तो 13/4/1919 को, अब इसी के तहत ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लेते हैं, जो इनके फेमस लीडर होते हैं, नेशनलिस्ट लीडर। अब इनके अरेस्ट के अपोज में 1 हफ्ते बाद जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे होते हैं। ये तो इन्होंने गलत किया, हमारे बंदे को अरेस्ट किया है, उसका कोई इशू नहीं था, कुछ नहीं था। अब इस चीज के तहत जब ये लोग इकट्ठे होते हैं, इसमें ये भी था कि कहीं पे भी मास गैदरिंग नहीं हो सकती। वो आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल था कि कहीं पे भी अनरेस्ट सिचुएशन पैदा हो सकती है। ये भी इस रोलेट एक्ट का मतलब था। तो जैसे ही होता है, तो जलियांवाला बाग अगर आप देखो, तो जलियांवाला बाग आप ऐसा है कि बहुत ही बड़ा गार्डन है, काफी बड़ा है, पर उसकी एंट्री बिल्कुल ऐसी है। एंट्री एकदम नहीं, सिर्फ इतनी है, बाकी चारों तरफ से ये बंद है। एंट्री आपकी सिर्फ यही, जैसे ट्रेन का एक डब्बा होता है वैसे पैसेज है। तो जनरल डायर, उस टाइम के जो अमृतसर में कमांडेंट होते हैं, ये आते हैं, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, अपनी आर्मी को यहाँ डिप्यूट कर देते हैं, यहाँ डिप्यूट कर देते हैं, और इधर आपके जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर यहाँ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। हजारों की उसमें लोग मरते हैं। दीवार होती है हाइट पे, लोग दीवारों पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको गोलियां लगती हैं। अगर आप जाए तो आज भी वहां पे सिंबल बने हुए हैं। एक वहां पे कुआं था, कुएं में लोग कूदना शुरू हो जाते हैं, और कुएं में कूदते कूदते लोग इतने हो जाते हैं कि कुएं से भी 10 फुट ऊपर तक आते हैं, वो भी मर जाते हैं, और जो नीचे होते हैं वो वैसे दब के मर जाते हैं। तो बहुत बुरी तरह से आप कह सकते हैं कि रोलेट एक्ट, जो जलियांवाला बाग में कांड हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, मासाकेर हुआ था, मतलब ह्यूमन राइट्स की तो धज्जियां उड़ गई थी। और
उधम सिंह जी जो एक हमारे लीडर हुए बहुत अच्छे, उन्होंने ही इनको जनरल डायर को जाके मारा था, क्योंकि उस टाइम जब हुआ था तो उनके फादर साहब यहाँ उनकी डेथ हुई थी और वो खुद बच गए थे। तो जब उधम सिंह जी के बारे में सुनते हैं, उन्होंने इन्हीं का ही बदला लिया था। तो ये चीज जब होती है 1919 में और बड़ा बुरा होता है, तो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। खिलाफत मूवमेंट जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, मुस्लिम लीग ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो होती है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं 1921-22 में। अंडरस्टूड। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या मतलब होता है कि हमने आपको कोऑपरेट बिल्कुल नहीं करना, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी ये दिखाते हैं हर जगह पे एक साथ जाना। और अगर कोई दरगाह है वहां पे कोई हिंदू जाके दरगाह खोल रहा है, अपनी प्रेयर कर रहा है, और कहीं अगर हिंदू या सिख का है तो वहां का मुस्लिम पर्सन आके अपना प्रेयर अदा कर रहा है। तो ये काफी दिखाते हैं। बर्निंग होती है खुले में ही, आप कह सकते हैं कि कपड़े जलाना शुरू कर देते हैं, फॉरेन गुड्स के क्लोथ्स जितने भी होते हैं। तो ये सब होता है 1919 नवंबर ऑल इंडिया जो खिलाफत मूवमेंट होती है, वो सभी अपने गवर्नमेंट को जो सपोर्ट होता है वो वापस ले लेती है। जस्ट बिकॉज दिस जलियांवाला बाग कांड, कांग्रेस को बिल्कुल सपोर्ट करती है कि जैसा कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, वो कांग्रेस के साथ है। लोन लोन लिबरेशन मूवमेंट लॉन्च कर देती है, फॉरेन गुड्स जला देते हैं, खादी के लिए लोगों को प्रमोट करते हैं कि आप अपने चरखे के साथ खादी का कपड़े डालिए, फॉरेन गुड्स मत डालिए। तो काफी इंसिडेंट होते हैं अच्छे, जिसको कहते हैं इसके अगेंस्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट इस चीज के अगेंस्ट में होते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज आती है जो 1921 से 22 का है। इसमें एक जामिया मिलिया इस्लामिया, आप सबने सुना होगा, ये पहले अलीगढ़ में थी, इसको दिल्ली शिफ्ट करते हैं इस टाइम में। क्यों? क्योंकि जब ये आपकी नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट होती है, तो जो मैक्सिमम आज हम जिसको यूथ कहते हैं, यूथ लीडर, यूथ कांग्रेस की यूथ कमेटी या यूथ की पार्टी जो है, वो सभी सपोर्ट करते हैं इसको, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं सभी जुड़ जाते हैं, और स्टूडेंट्स एक ऐसे होते हैं कि उनको आपने कुछ कहा वो चीज होनी ही होनी है, बल्कि 2 स्टेप ज्यादा होगी। तो जैसे ही ये सब जुड़ जाते हैं, और आपके जितने लाला लाजपत राय जी, जितने भी फेमस लीडर होते हैं, वो सभी इन कॉलेजेस के प्रोफेसर होते हैं। तो एक तरफ से तो मास पॉपुलेशन वैसे ही सपोर्ट कर रही है, दूसरा प्रोफेसर जो कॉलेज में है वो भी इनको थोड़ा प्रेरित करते हैं इस चीज के बारे में। तो काफी लोग जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं इस मुहिम से, आप कह सकते हैं नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत से। नॉन कोऑपरेशन वाला कोऑपरेट नहीं करना किसी भी चीज में, खिलाफत मूवमेंट का भी सेम मीनिंग रहता है। तो ओपन बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। बट एक चीज क्या होती है, और जुलाई 21 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कहती है कि कोई भी मुस्लिम ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन आर्मी में सर्व नहीं करेगा। फरवरी 1922 में नॉन मूवमेंट के तहत एक चोरा चोरी इंसिडेंट होता है, जिसमें पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं 3000 पीजेंट्स ऑलमोस्ट। वो भी आग इसी वजह से लगाते हैं कि वो उनके साथ धक्का कर रहे होते हैं, बेसिकली मार रहे होते हैं, उनको लाठी चार्ज कर रहे होते हैं। बट जो यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत होती है, कहते हैं कि नॉन वायलेंस के तहत होनी चाहिए, उसमें नो वायलेंस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा वायलेंस होता है, पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, 22 लोग अंदर जिंदा जल जाते हैं। तो ये जैसे ही होता है, गांधी जी इमीडिएटली प्रोटेस्ट को रोक देते हैं। उनको लगता है कि गॉड लोगों को भी समझ ही नहीं है कि नॉन वायलेंस होता क्या है, नॉन वायलेंस अंडरस्टूड बाय द पीपल। और सभी लोग जो दूसरे कांग्रेस के आप मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर होते हैं, वो सभी सपोर्ट करते हैं गांधी जी का कि वो ठीक कर रहे हैं। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यही ऑप्शन है। तो सभी इनको सपोर्ट करते हैं, और 10 मार्च 1922 को, एक महीने बाद ही गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं इसी कांड के तहत कि उन्होंने लोगों को उकसाया, लोगों को। और सेम सजा 6 साल की देते हैं जो बाल गंगाधर तिलक जी को मिलती है। अब ये जैसे ही जेल में जाते हैं तो फिर से एक डिप आ जाता है, आप ये कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट का या मिलिटेंट या नेशनलिज्म में। तो इसके बाद जो लीड लेते हैं वो लेते हैं CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये नई उसमें चलाते हैं। ये क्या कहते हैं कि हमें बॉयकॉट या वट एवर जो भी है, हमें कुछ नहीं करना, हमें गवर्नमेंट में जाके उनसे क्वेश्चनिंग करनी है काउंसिल में। जैसे आज के में कहते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट से परेशानी है, आप खुद एमएलए बन के आए और काउंसिल में बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली में, या MP बन के आए पार्लियामेंट लोकसभा में बात कीजिए। तो ये कहते हैं कि हमें इस वे में काम करना है। इनके लिए बेसिकली बॉस तैयार मिलता है, लोग होते हैं सब एकजुट हुए होते हैं, तो इनको बहुत अच्छा वो मिल जाता है। नवंबर 1923 में इलेक्शन होते हैं, जिसमें 42 सीटें 101 में से जीत जाते हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चनिंग करते हैं अच्छी खासी जाके सेल्फ गवर्नमेंट की, ह्यूमन राइट्स की, लिबर्टी की, इंडिया की, इंडियंस के बारे में। तो ये हमारा रहता है 1923 तक का। अब 1923 कह लीजिए, 1924 कह लीजिए, कि किस तरह से गांधी जी आते हैं, किस तरह से रोलेट एक्ट आता है, उसके ओपोजिशन में आपका खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है। इसी के तहत चोरा चोरा इंसिडेंट हो जाता है, स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जुड़ते हैं यहाँ पे।
और दूसरी चीज, सितंबर 1920 में तिलक की डेथ हो जाती है, तो गांधी जी तिलक को ओवरटेक कर लेते हैं। और जब गांधी जी जेल में जाते हैं तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इनको ओवरटेक कर लेते हैं। अंडरस्टूड। तो इसके साथ ही 1921 में, जैसे आपको पता लगता है जामिया मिलिया का, नॉन डेकोरेशन मूवमेंट का, चोरा चोरी का, उसके बाद गांधी जी जेल में जाते हैं, फिर इनका रोल शुरू होता है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू का। अंडरस्टूड। तो ये हमने 1924 तक कवर कर लिया है। अभी का जो हमारे सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लेक्चर रहते हैं टिल 1947 और 1950। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक बार हिस्ट्री का ब्रीफ में, और फिर हम देखते हैं यूपीएससी का नेक्स्ट हमने कौन सा सिलेबस स्टार्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ आया होगा आपको। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एंड इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।